भारत में नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय भिन्नताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। और श्रीमती इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में बंधुत्व संगठन नामक अपनी पुस्तक में अखिल भारतीय स्तर पर नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन की, जो कि एक पहली उनकी मौलिक पुस्तक है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो संपूर्ण भारत है उसको उन्होंने 4 विशाल क्षेत्रों में बांट दिया नातेदारी के आधार पर। और ये क्षेत्र हैं उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र। और कर्वे ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इन क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, प्रदेश, नातेदारी के प्रतिमानों के परस्पर संबंध के आधार पर किया। और कहीं पितृवंशीय परंपराएं हैं तो कहीं मातृवंशीय। इसी प्रकार नातेदारी शब्दावली में भी अंतर पाए जाते हैं। विवाह के नियमों की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएं हैं। और इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने जो नातेदारी व्यवस्थाएं हैं, क्षेत्र, उसकी जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं उसको उन्होंने स्पष्ट किया। जैसे जो नातेदारी समूह संबंधी भिन्नताएं हैं वह देखने के लिए मिलती हैं। उत्तरी क्षेत्र में अधिकांशतः पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। ये परिवार पितृवंशीय और पितृस्थानीय भी हैं। एक वंशीय बहिर्विवाही समूहों की संख्या बहुत कम है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय परिवारों की प्रधानता तो है परंतु सार्वभौमिकता नहीं है। इस क्षेत्र के ऐसे भी हिस्से हैं जिनमें समुदाय निवास करते हैं जो मातृवंशीय एवं पत्नी स्थानिक समुदाय हैं। इसी प्रकार दक्षिणी क्षेत्र में एक वंशीय बहिर्विवाही गोत्रों की ही सार्वभौमिकता देखने के लिए मिलती है। विवाह संबंधी नियमों में भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। विवाह के नियमों को लेकर उत्तर दक्षिण क्षेत्र में भिन्नताएं हैं। उत्तरी क्षेत्र में सपिंड विवाह का निषेध है, अर्थात जिनका एक पिंड होगा उनमें विवाह नहीं होगा। इसी प्रकार जो ममेरे या फुफेरे भाई बहन हैं उनके बीच विवाह की स्वीकृति नहीं है। इस क्षेत्र में कन्या विनिमय द्वारा विवाह भी नहीं किए जाते। गांव से बाहर विवाह को ही आमतौर पर प्रचलित माना जाता है। और इसी आधार पर इस बात को भी अधिमान्यता दी जाती है कि प्राय विवाह परिचित परिवारों के बीच ही किया जाए, अर्थात ऐसे परिवारों के बीच विवाहों की पुनरावृत्ति होती रहती है। उत्तराधिकार में नियमों की भिन्नताएं हैं। उत्तरी क्षेत्र में उत्तराधिकार का नियम एक रैखिक है। पितृवंशीय होने के कारण पिता से ज्येष्ठ पुत्र को, पुत्र से उसके ज्येष्ठ पुत्र को, और इसी तरह आगे उत्तराधिकार मिलता रहता है। दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र में पितृवंशीय समुदाय और मातृवंशीय समुदाय दोनों हैं, इसलिए उत्तराधिकार के नियम भी अलग अलग हैं। पितृवंशीय नातेदारी समूहों में उत्तराधिकार पीढ़ी क्रम के अनुसार होता है, परंतु मातृवंशीय समूहों जैसे केरल के नायरों में उत्तराधिकार समय कालक्रम के अनुसार होता है, अर्थात वहाँ उपयुक्त उत्तराधिकारियों में जो आयु में बड़ा होता है उसको उत्तराधिकार मिलेगा। जैसे पुरुष से उसके छोटे भाई को या बहन के पुत्र को, जो भी आयु में बड़ा हो, उसे उत्तराधिकार मिलेगा। इस भांति मातृवंशीय परिवारों में भी उत्तराधिकार प्राय पुरुष को ही मिलता है। अंतर बस इतना है कि वह एक पुरुष से उसके पुत्र को मिलने के बजाय या तो उसके छोटे भाई को मिलेगा या बहन के पुत्र को, जो भी आयु में दोनों में बड़ा हो। नातेदारी व्यवहार संबंधी भिन्नताएं। उत्तरी क्षेत्र में पुत्री तथा पुत्रवधू के लिए व्यवहार करने के मानदंड अलग अलग हैं। इसी प्रकार पुत्री की ससुराल में खाने पर या उसके यहाँ से कोई उपहार लेने पर प्रतिबंध है। साधारणतया माता पिता पुत्री के पति के घर नहीं जाते। दक्षिणी क्षेत्र में पुत्री तथा पुत्रवधू के लिए एक ही आचार संहिता है। वहाँ पुत्री के ससुराल में माता पिता के जाने, खाने या कुछ भी लेने पर प्रतिबंध नहीं है। नातेदारी शब्दावली संबंधी भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। उत्तरी क्षेत्र में रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों के लिए अलग अलग संबोधन शब्द हैं। इसी प्रकार पीढ़ी क्रम के आधार पर भी नातेदारी की शब्दावली अलग अलग है। एक पीढ़ी के लिए प्रयोग किए जाने वाले संबोधन दूसरी पीढ़ी के नातेदारों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। दक्षिणी क्षेत्र में रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आयु क्रम पर आधारित शब्दावली पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति की नातेदारी शब्दावली हम जानना चाहें उसे केंद्र में रखकर हमें उसके नातेदारों को 2 भागों में बांटना होगा। एक वे जो आयु में उससे बड़े हैं और दूसरे वे जो आयु में उससे छोटे हैं। और आयु में बड़े नातेदार को व्यक्त करने वाला एक शब्द होगा और आयु में छोटों के लिए दूसरा, बिना इस बात की परवाह किए कि वे पीढ़ी में बड़े हैं या छोटे। तो इस प्रकार जो भारत में नातेदारी की व्यवस्था है उसमें भी हमें बहुत अधिक भिन्नता संपूर्ण भारत में देखने के लिए मिलती है। सामाजिक संरचना में नातेदारी की
जो भूमिका है वह भूमिका जानने की ज़रूरत है। और जो नातेदारी है वह नातेदारी ही यह तय करती है कि एक व्यक्ति के विवाह का क्षेत्र क्या होगा, उसमें कौन सा विवाह निषिद्ध है, किसे मान्यता दी गई है, किसे प्रीफरेंस दी गई है, और दूसरे शब्दों में अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और पैरेलल कजिन, क्रॉस कजिन मैरिज इत्यादि सभी का निर्धारण नातेदारी के आधार पर होता है। परिवार में रक्त एवं विवाह के संबंध पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सदस्यों को हम नातेदार कहते हैं और परिवार का विस्तार नातेदारी का ही विस्तार है। वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण किया जाता है। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है और वंशावली की जो लंबाई है वह प्रतिष्ठा का मापदंड होती है। परिवार, वंश, गोत्र इस नातेदारी के ही विस्तृत स्वरूप हैं। जो हमारे इतिहास के वंश संबंधियों का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति ये महसूस करता है कि वह इतिहास विहीन नहीं है बल्कि उसकी जड़ें भी हैं कहीं ना कहीं। और एक व्यक्ति की संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन लोगों में होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, यह भी नातेदारी के आधार पर तय होता है। नातेदारी आर्थिक हितों को सुरक्षा प्रदान करती है। मर्डॉक लिखते हैं कि नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं बल्कि द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक व्यक्ति संकट या कठिनाई में होता है अथवा जब उसे किसी आर्थिक कार्य को या सांस्कृतिक दायित्व को पूरा करना होता है, अर्थात जब उसे परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता हो, तब वह अपने विस्तृत नातेदारी समूह की ओर सहायता के लिए देख सकता है। अतः समुदाय अथवा संपूर्ण जाति के अन्य सदस्यों की अपेक्षा नातेदारों को उसे सहायता देने का दायित्व सर्वाधिक होता है। इनमें भी रक्त संबंधी विशिष्ट महत्व रखते हैं क्योंकि वैवाहिक नातेदारों की तुलना में रक्त संबंधियों को एक व्यक्ति अपने अधिक निकट महसूस करता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह नातेदारी के माध्यम से होता है। लोवी कहते हैं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवाएं देता है, जबकि उन्हीं सेवाओं के लिए हमें बाहरी व्यक्तियों को कीमत चुकानी होती है। रिश्तेदार एक बहुत नेचुरल परामर्शदाता होता है, कठिन परिस्थितियों में एक सहायक और युद्ध तथा शिकार की अवस्था में एक साथी होता है। इसी प्रकार रिश्तेदारों की औरतें मिलजुल कर कृषि कार्य करती हैं, घरेलू कार्यों में मदद, एक दूसरे के बच्चों का पालन पोषण, सामाजिकरण इत्यादि का कार्य करती हैं। और वर्तमान औद्योगिक और नौकरशाही के युग में एक व्यक्ति का मूल्यांकन नातेदारी के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है और एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहे और किंतु नातेदारी के प्रति न रहे। और विकासशील राष्ट्रों में तो नौकरशाही का जो तर्क है वो नेतादारी की निष्ठाओं से वह उनको हरा देता है। मानसिक संतोष प्रदान करती है नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि देते हैं। हमारी औद्योगिक सभ्यता की मांगे हमें अवैयक्तिक नौकरशाही वाली विवेकपूर्ण सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर करती हैं, जिसमें नातेदारी के मनोभाव तर्कसंगत नहीं महसूस होते। फिर भी मनुष्य नातेदारी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के पिक्चर्स घर में रखाता है, एल्बम्स को इकट्ठा रखता है और इसके पीछे सैकड़ों वर्षों की जो नातेदारी केंद्रित अनुभवों का जो अनुभव हैं वे इसमें महत्वपूर्ण हैं। और व्यक्ति का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन सभी कुछ नातेदारों के हाथ में है और नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने को बिना सामाजिक प्रतिष्ठा वाला और एक मृत व्यक्ति के समान मानता है। मनुष्य की प्रवृत्ति भी है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचित में विश्वास करता है। रक्त संबंधी हमारे सबसे अधिक परिचित व्यक्ति होते हैं क्योंकि वे हमारे ही अंग का हिस्सा समझे जाते हैं। नातेदारों के बीच अपने आप को पाकर एक व्यक्ति मानवीय आनंद, प्रसन्नता और संतोष को अनुभव करता है। नातेदारी मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने अधिकांश अध्ययन नातेदारी से ही प्रारंभ किए थे। मॉर्गन, मैक्लेनन, लोवी, मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, रिवर्स ये प्रमुख मानव शास्त्रीय हैं जो कि मानव शास्त्रियों के इनके अध्ययन के लिए एकाधिक जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था, परिवार और विवाह ये आधार थे। वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर सामाजिक संरचना को समझना चाहते थे, साथ ही समाज एवं संस्थाओं के विकास में भी रुचि रखते थे और नातेदारी का अध्ययन इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ उनके लिए। और अनेक अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि प्रारंभिक समाजों में वंशानुक्रम समूह की मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय इकाइयाँ रही हैं।
तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नातेदारी के अध्ययन ने मानव विकास एवं सामाजिक संरचना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज भी हम देखें तो जो नातेदारी के जो अध्ययन है वो दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।